हम इसको डॉज कर सकते हैं? कैन वी डॉज आवर जीन्स? कि अगर मेरी फैमिली में अगर मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री देखूँ, मेरी दादी को थी, मेरे दादा को थी, माई अम्मी हैड इट, माई अबू हैज़ इट, सो मैं अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये आ रही है और मैं कबूतर बन के बैठ गई हूँ। देखिए, इसमें जो चीज़ हमें पहली बात तो ये हमें प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए, नंबर 1। और किसी भी मसले को हल करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें उसके बारे में आगाही हो, हमें पता हो कि मसला क्या है। अगर हम जैसे अभी मेजॉरिटी को हम देखते हैं कि वो मसले को मसला नहीं समझते। शुगर है तो है, क्या हो गया, सब लोग गोली खाते हैं, हम भी खा लेंगे, वो 10 साल से खा रहे, वो 5 साल से खा रहे। अच्छा, मेरे ज़हन में 3 बातें करने वाली हैं। एक ये कि डायबिटीज़ को जब नहीं हुई है वो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाई जाए कि डायबिटीज़ हो ही ना, सबसे अच्छा नौबत ही ना, ये सबसे अच्छा है। और इसकी हम कुछ थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। दूसरा जो आपने कहा डॉज करने का, डॉज करने में देखिए 3 फैक्टर्स हैं। एक जेनेटिक फैक्टर्स हैं और एक हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें खाना है और एक्सरसाइज है। तो हम जेनेटिक्स को तो शायद बहुत चेंज ना कर सके, मगर हम खाने को और हम अपनी एक्सरसाइज को तो चेंज कर सकते हैं ना, इसको तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना। अब जितनी इनकी कंट्रीब्यूशन है उसको तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना। इसकी एक बहुत अच्छी स्टडी छपी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, एक बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल है, काफ़ी पहले छपी और मैंने बड़ा कम सुना है उसका जिक्र होते हुए। मैं समझता हूँ उसका बहुत जिक्र होना चाहिए। वो 10 साल की स्टडी प्लान की गई और उसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। सारे प्री डायबिटिक्स थे, अभी डायबिटीज़ नहीं हुई। हम प्राइमरी प्रिवेंशन को डायबिटीज़ होना उसकी बात नहीं करें, ये वो हैं जो प्रोन हैं, आगे डायबिटीज़ होगी। 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक ग्रुप को एक दवा दी, ठीक, दूसरे को कहा कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या था, आप अपने वेट को, वेट से बेहतर बीएमआई होता है, बीएमआई निकालना आसान होता है, अपने बीएमआई को ठीक करें। आप जो है एक्सरसाइज करें, उनको एक्सरसाइज प्लान दिया गया कि आपने किस तरह एक्सरसाइज करनी है, और अपनी डाइट को ठीक करें। इस 3 के बाद वो स्टडी जो 10 साल की होनी थी 7 साल पे बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसने क्लियरली प्रूफ किया, स्टैटिस्टिक्स ने प्रूफ किया, ठीक है, एक प्रेस्टीजियस जर्नल में हो रही है, बहुत बड़ी मल्टी सेंटर स्टडी हो रही है, उसने क्लियरली प्रूफ किया कि जो प्री डायबिटिक्स जिनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने कहा था उनमें डायबिटिक होने का चांस कम हो गया, और जो गोली खा रहे थे उनमें नहीं हुआ। तो उसमें कहा कि इट इज़ नाउ अनएथिकल कि जब हमने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया है तो हम 3 साल तक उनको गोली से इसलिए खिलाते रहे कि हमने 10 साल का ट्रायल पूरा करना है। तो ऑब्वियसली दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाज मच सुपीरियर। तो आई थिंक हम कर सकते हैं। आई थिंक इस स्टडी को बहुत ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, बताना चाहिए, हर लेवल बताना चाहिए, और ताकि अवेयरनेस है, लोगों को पता चले कि हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमने ये सोच लिया है कि भाई एक चीज़ है तो हाँ होगी, मुझे भी होगी डायबिटीज़, तो सबको है तो क्या हुआ हमको। मैंने लिटरली मैं ये कहता हूँ, जब तो मेरे जहन में कुछ लोगों के जुमले हैं कि क्या हुआ, शुगर हो गया, अरे क्या हुआ, फलाने को भी है, फलाने को भी, फलाने को भी है, वो भी एक गोली खा लेते हैं, हम भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। लोग कहते हैं जी हमारे तो हम भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाले जायदाद तो कुछ छोड़ी, अलबत्ता ज़्यादती छोड़ दी हमारे लिए जो आगे लेके चलेगी। बात ये है कि डॉक्टर साहब ने पहले सेशन में एक और बात कही थी, वो ये कि डायबिटीज़ जो है ना वो एक दीमक है। डायबिटीज़ हो गई, अब वो जहाँ जहाँ हमारी कैपिलरीज हैं, जहाँ जहाँ खून जाता है, पहली बात है जहाँ खून नहीं गया वो जगह मर गई, वो गैंग्रेन हो गया। जहाँ खून जा रहा है वहाँ पर आपकी शुगर जा रही है, और शुगर जो है वो जो पैदा करती है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी पैदा करती है। और जो डायबिटिक न्यूरोपैथी पैदा करेगी तो जो जो उसके कमज़ोर हदफ हैं सबसे पहले उन्हें करेगी। सबसे कमज़ोर हदफ जो है वो है नेफ्रॉन, जो हमारे किडनीज का बेस है। अब जब नेफ्रॉन को वो डिस्टर्ब करेगी तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करें कि किडनी को बचाओ। दूसरी बात ये कि जब ये हम बात करते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो सेकंड वन जो है वो है पैर के तलवे। पैर के तलवों में डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको पैर सुनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो क्रॉनिक स्टेज में होते हैं उनको वो चल रहे होते हैं, चप्पल उतर जाती है, उन्हें पता नहीं चलता, और कभी गिर भी जाते हैं। यस, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो असल में जब तक के मैसेज को कंटिन्यू नहीं करते उस वक्त तक मसाइल होंगे। मैंने पहले नेफ्रॉन की बात की, अब मैं न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ कि हमारे आसाब में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सर्विस है, उनकी जो एबिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जो एंड्स हैं उनमें सुनपन शुरू हो जाता है। ये सिर्फ डायबिटिक न्यूरोपैथी है। यानी डायबिटीज़ को सिर्फ आप डायबिटीज़ ना कहिए, डायबिटीज़ को बहुत सारी बीमारियों की जड़ गई है। एग्जैक्टली। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी, मैंने न्यूरॉन की बात की, नेफ्रॉन की बात की, अब बात कीजिए
ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व में जहां पर प्रॉब्लम, फिर वही नेफ्रॉन्स, जब वहां पर न्यूरॉन सॉरी, वहां पर जब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर हमारा विजन जो है, आंख बिल्कुल ठीक देख रही है लेकिन ऑप्टिक नर्व उसको सही तौर पर कंसीव नहीं कर रहा, मसाइल शुरू हो गए, धुंधलापन शुरू हो जाएगा। तो डायबिटीज से कहीं ज्यादा बुरी बात दीमक है। डायबिटीज के जो रिएक्शन है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के तौर पर आपके जिस्म के हर हिस्से में हो सकते हैं जिस हिस्से में आपका खून जाता है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फसाद की जड़। जी, फसाद, तो ये एग्जैक्टली ये फसाद मचाने वाली ये है, ये फसाद मचाने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। इसमें स्ट्रेस का कितना लेन देन है? हाँ जी, स्ट्रेस का देखिए, स्ट्रेस में होता क्या है, जब भी स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि भाई यहाँ से भाग जाओ या फिर यहाँ पे लड़ो। तो जब आपको चाहे लड़ना है चाहे भागना है, आपको उसके लिए चाहिए एनर्जी। तो फ़ौरन जो आपका हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिज़ोल और एड्रेनलिन, ये सिग्नल करता है कि भाई एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज रिलीज़ करो ताकि एनर्जी मिल सके। ग्लूकोज रिलीज़ होता है क्या है कि हम जब नॉर्मल जो हमें स्ट्रेस होता है, जैसे पुराने ज़माने का ही हम एवोल्यूशनरी हैं, तो हम ये नहीं कि भाई कोई बेयर आ गया, भालू आ गया, सांप आ गया, तो हमें वाकई उस वक्त चाहिए एनर्जी ताकि हम भाग सकें। हमारे मसल्स को ताकत चाहिए, हमारे ब्रेन को ताकत चाहिए, हमें एक प्रोसेस करने के लिए हमें ताकत चाहिए। तो वो उस वक्त तो ग्लूकोज बहुत अच्छा है हमारे लिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेस हमें किस वजह से हो रहा है? हमारी सोचों की वजह से हो रहा है। ये बॉस की ईमेल आएगी, पता नहीं बॉस ने क्या लिख दिया, बॉस अभी आ रहा है, पता नहीं क्या, मेरी सास है, पता नहीं कुछ मुझे कह तो नहीं देगी, मेरा शौहर तो कुछ नहीं। अब वो जो स्ट्रेस है ना, वो सिर्फ मेरे दिमाग में। खवातीन तो बेचारी जो बहुत सारी घर में देख रही नहीं बंदों की भी आपने बॉस की बात की, तो नहीं, जो खवातीन बेचारी जो बाकी घर में रहने वाली होती हैं वो मुसलसल, क्योंकि वो दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन अराउंड देम हुज अराउंड देम। और बंदों की वजह से जो काम करें वो इतना स्ट्रेस है। और बंदों को तो हम बहुत सारी जगहों पे, मैंने जैसे एक शो भी किया था कि हम इजाजत नहीं देते हमारी सोसाइटी में कि हम बंदे से कहें कि तुम भी रो सकते हो, इट्स ओके टू क्राई, क्योंकि हम कहते हैं जी मर्द को दर्द नहीं होता। ये पता नहीं कहाँ से फिलॉसफी आ गई थी वो, जी ठीक है ना, वो फिर आप देखो कितना सफर भी क्या, वो उसका रोना भी आप उसको नॉर्मलाइज करें, वो रो भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसको हमने इजाजत नहीं दी हुई कि अपनी वल्नरेबल साइड शो करे, तो इसलिए बंदे मुझे लगते हैं कि शायद ज्यादा शिकार हो जाते हैं इस चीज का। हाँ, तो होता है क्या है कि अब वो जो आपकी रिलीज़ हुआ है ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में स्पाइक आ गई, आपके ब्लड स्ट्रीम में स्पाइक आ गई है, ठीक है। अच्छा, वे टाइम जब क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, नॉर्मली क्या है, आपने जो भी आपकी स्पाइक हुई, जो भी एनर्जी रिलीज़ हुई, आपने काम करके रिलीज़ कर दिया, आपके इस्तेमाल हो गए। अब ये तो ब्लड स्पाइक हुआ है, सोचों से आपके उसको गया भाई कोई खतरा है, कोई रिलीज़ करो, कुछ रुको, वो अब बॉडी में ही रहा है, आप तो हिल नहीं रहे, कुछ नहीं करे, आप बैठे हुए, वो स्पाइक हो चुका है। अब वो स्पाइक होगा, वो कहाँ जाएगा? विद टाइम क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ जाती है। इंसुलिन क्या करती है, आप समझ लें सेल की चाबी है, वो खोलती है, सेल के अंदर चला जाता है आपका, और वहाँ जाके या तो स्टोर हो जाता है या फिर यूज़ हो जाता है। और फिर जब जैसे आपने खाना खाया ना, खाना खा के आपका 2-3 घंटे का गैप हुआ, उसमें आपके ब्लड में फिर आपका शुगर थोड़ा डाउन होता है, तो वो सिग्नल करता है, वो आपका दोबारा लिवर और ये जो सेल्स है ये रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज क्या करें, हर वक्त आपका एक तरह से बॉर्डर का गार्ड है, वो जो देख रहा है आपके ब्लड में क्या है, शुगर सही जा रही है, नहीं जा रही है, जब कम हुई तो मुझे क्या करना है, तो उस वक्त वो कर रहा है इस काम। लेकिन आप क्रॉनिक स्ट्रेस में जब हर वक्त उसको, क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, मैं हर वक्त परेशान में। अब जैसे मैं ख़वातीन के एक और एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चे स्कूल को भेजती हैं, आज के हालात ऐसे हैं कि हर वक्त एक स्ट्रेस में, मेरा बच्चा सही है, मेरा बच्चा पहुँच जाएगा, मेरा अब इसी उसकी पढ़ाई के लहजे से टेंशन है, उसकी ट्यूशंस के लहजे से टेंशन है, उसके मार्क्स के लहजे से टेंशन है, लोगों को क्या बताना है इसके लहजे से टेंशन है। इसी तरह मर्दों का, मर्द जब सुबह जॉब पे गए, उसको नहीं पता मेरे साथ मैं वापस भी आऊँगा नहीं आऊँगा, सही खैरियत से आऊँगा, जो हालात है। सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि हमने लोगों को अपनी अच्छी चीज़, अपनी बेस्ट वर्जन दिखाना अपना, तो बेस्ट वर्जन अगर आप नहीं मेंटेन कर सकते तो उसकी भी आपको टेंशन है। तो आपको एक और प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। अच्छा, अब ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसमें क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगी, जो मैं कह रही हूँ, अब वो काम नहीं करी, वो खुल ही नहीं रहा, सेल ही नहीं खुल रहा, वो खराब हो चुकी है, क्योंकि इतना क्रॉनिक आपका चल रहा है। अब जो आपके पास स्पाइक है वो क्या बनेगी? इसी तरह आपको ब्लड शुगर में ही है ना, आपका स्पाइक हो गया तो शुगर का हो गया ना। और आपको अब इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हम बात करते हैं, जब लोगों को हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या होती है उनके लिए साइकोलॉजिकली। एक तो डायबिटीज स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ये एक नॉर्मल है जो होता है लोगों के साथ। अब अगर अगर कोई भी शख्स है जिसको डायबिटीज़ हो गया, अब उसने करना क्या है, वो उसका काम हो गया, जैसे वो वेदर चेक करने वाला नहीं होता, ऐसे उसने हर वक्त अपने जिस्म की वेदर चेक करनी है। उसको पता होना चाहिए यार, अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं, कुछ मैंने ज़्यादा तो नहीं खा लिया। जो खाना खा रहा है उससे पहले उसने अपने दिमाग में कैलकुलेटर चलाना है, कैलोरीज कितनी है,
इसकी कैलोरी ज़्यादा तो नहीं है, कहीं मेरा तो नहीं हो जाएगा, अच्छा मेरा जो है मैं कुछ भी बेचारा खा तो सकता नहीं, हर वक्त तो उस पर आपने प्रेशर डाला हुआ है कि ये नहीं खाओ, लाइक माई फादर हैड डायबिटीज़, तो इतना कॉमन है। तो मुझे याद है वो पानी में सब्जी बना के खाते थे, क्योंकि क्या करें वो बेचारे, वो इसके अलावा जो है इतनी सारी उनकी रोज़ाना जो है उनको अच्छे तरह सामने में कॉन्शियस है, हमने तो देखा है कि नहीं खाना, सब चीज़ें खानी है। अब मैं सोचती हूँ रोज़ाना सुबह ब्लड शुगर चेक करनी है आपने, अब जिसको नीडल्स का प्रॉब्लम है उसके लिए कितना बड़ा टॉर्चर, रोजाना चेक करो, रोजाना आप सुबह भी चेक करो, अब तो चिप भी आ गई ना आपके अंदर, चिप अब तो चिप्स भी आ गई हैं। हाँ, लगाई थी वो, एक्चुअली मैं डायबिटिक नहीं हूँ लेकिन लगाई थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि वो मैंने, हालांकि मैं डायबिटिक नहीं हूँ लेकिन वो लगाने के बाद मुझे स्ट्रेस हो गया, बार बार उसको देखूँ थोड़ा सा शुगर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अच्छा इसमें ना एक चीज़ अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं ऐड करूँ, एक चीज़ होती है उसे कहते हैं डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट। ठीक है, हमारे पास जब कोई न्यू पेशेंट आता है या पुराना पेशेंट आता है हम उसको DSMES देते हैं। ठीक है, DSMES का मतलब होता है कि हम पेशेंट को स्ट्रेंथन करते हैं उसकी अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट हमारा डायबिटीज़ का पेशेंट, स्पेशली टाइप 1 का बच्चा, काफ़ी दफ़ा हमसे बेहतर इंसुलिन की सेटिंग कर सकता है। ये जो कह रही है ना कि पानी में सब्जी पका के खाना, ये हम कभी नहीं कहते पेशेंट को। रोज़ाना सुबह को शुगर चेक करना कभी नहीं कहते। हमारे पेशेंट लेट स्टेजेस में हफ्ते में एक दफ़ा कर रहे होते हैं, या रोटी ना खाना, या हमारे पास लोग आते हैं डॉक्टर साहब मैंने क्या किया, मैंने ना वो जौ की रोटी खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छी लगती है? नहीं, अच्छी तो नहीं लगती। मैंने कहा तुम ना अपनी शुगर को और नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि जौ की रोटी और गंदम की रोटी में जो फ़र्क है ना वो 2 to 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का है, और वो जो स्ट्रेस तुम उसकी जगह ले रहे हो ना, वो स्ट्रेस जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि स्ट्रेस से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो वो एंडोक्राइनोलॉजी के व्यू से स्ट्रेस से एंटी इंसुलिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराते हैं। तो बजाय वो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बचाने के लिए आप वो जो चीज़ ज़हर मार कर रहे हो वो आप अपनी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे डॉक्टर्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे मेरे नेक्स्ट 15 दिन में 9 सेशन है, कराची में, सिंध में, यहाँ पे रेडियो के ऊपर, JPMC में था, कल मैं JMDC के अंदर था, परसों मैं इनके साथ तब्बा किडनी के अंदर जा रहा हूँ। तो ये सारे सेशन सिर्फ इस मकसद के लिए कि हमारे फिजिशियंस को अवेयर किया जा सके। ये जो पाबंदियाँ लगाते हैं ना हम लोग के जी तुम उसमें पानी में डाल के सब्जी बना के खा लो, ये इतना नुकसान देती है मरीजों को कि वो शुगर भले उसकी कंट्रोल हो जाए लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से 10 बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ना सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत आवाम को है, हमारे फिजिशियंस को भी है कि डायबिटीज़ को मैनेज करना थोड़ा टिपिकल। आप भी कुछ मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि फिजिशियंस को ट्रेन करना चाहिए। मुझे लगता है जो अटेंडेंट्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए, इसलिए कि वो जो पेशेंट एक होता है उसके पीछे जो 5 पुलिस वाले लगे हुए होते हैं, हर एक और अपनी नॉलेज होती है, हर एक उसके ऊपर ठोक रहा होता है, वो बुरा है। वो भी मैं भी इसी बात का इजाफा करना चाहूँगा और मैं एक मिसाल भी दूंगा, वो बिल्कुल सच मिसाल है बगैर किसी मॉडल के। हमारे यहाँ होता यह है कि किसी को शुगर हो गई तो वो शख्स अक्सर डॉक्टर के मशवरे ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों का मशवरा मान रहा होता है। जी। अब किसी ने कहा पानी में उबाल के खा लो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और ये ऐसे मशवरे होते हैं कि जिस पे वो रह नहीं सकता। अच्छा, अगर वो किसी डॉक्टर को दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे एक खाना बता दिया डॉक्टर ने और यही खाना है, ठीक है। अब जब बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है तो उनको इतनी स्ट्रिक्ट डाइट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं देते ना, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आप इंस्पेक्ट 5 साल के बच्चे को डायबिटीज़ है, 6 साल के बच्चे को डायबिटीज़ है, आप उसको कैसे करेंगे। तो डॉक्टर उसको जब बताएगा तो वो कहेगा ओके तुम कभी खा भी लो, मगर फिर उसके साथ बताएगा भी तुम जब ज़्यादा खा लोगे, कुछ दिन बर्गर खा लिया, कुछ खा लिया, तो तुम उसको कैसे मैनेज करोगे। तो डाइट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट बाय अ डॉक्टर हु हैज बीन ट्रेन्ड फॉर इट। अच्छा, जो मैं बात सुनाने वाला था वो थोड़ी सी आपको शायद समझ में ना आए, मगर ये बिल्कुल मेरे पास एक मरीज आया, वो मरीज साहब सामने बैठे थे, उनके बेटा बेटी पीछे खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमारे अब्बा को दमा था। मैं तो किडनी का डॉक्टर हूँ, बात करते करते जिक्र आ गया। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा इनको, हमें कहा कि इनको आप कॉकरोच का पानी पिला दें, इनका दमा ठीक हो जाएगा। अभी सुनते रहिए, गेट टू फिनिश। तो मैंने कहा कैसे, मैं भी हैरान हुआ। तो मैंने कहा आपने पिला दिया? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कैसे पिलाया? उन्होंने कहा कि हमने चाय पकड़ी थी उसमें डाल दिया और पिला दिया। मैंने कहा दमा ठीक हो गया? उन्होंने कहा नहीं। तो मैं जब मरीज इस तरह की बातें मुझसे करते हैं ना, तो मैं उनको ये बातें ज़रूर सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे ना, फिर पता नहीं आपको क्या क्या खाना पड़ेगा और क्या क्या पीना पड़ेगा। इसलिए लोगों की बातें न सुने, इससे अपने डॉक्टर की बात सुनेंगे। बगैर चाय से 2 मिनट के लिए नफरत हो गई थी। आपने चाय पीना छोड़ देंगे, आप चाय पीना छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरी अल्लाह बख्शे मेरी सास, वो भी, उनको उनकी जो बहनें थी उनमें से किसी ने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी हुई थी, दूर से कोई ताल्लुक था, लेकिन वो जो मशवरा देती थी तो वो
अम्मी मेरी सास वो ज़रूर करती थी और उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। तो वाकई ये बड़ा इसमें है कि जो एक तो आपके आसपास के लोग बता रहे थे, दूसरा जो आजकल टिकटॉक, आई एम नॉट अगेंस्ट टिकटॉक, लेकिन टिकटॉक पे आने वाली कोई भी चीज़, मैं अक्सर ख़वातीन को देख रही होती हूँ कि वो बेचारी इतनी नाइव होती हैं कि उनको लग रहा था जो चीज़ सामने शेयर की जा रही है कि भाई आप ये करें फलाने पानी में। जैसे पिछले दिनों हमारे पास कोई आया हुआ था और उन्होंने कहा कि अगर आप पानी के अंदर सुबह सुबह नीम गर्म पानी में नींबू डाल के पिएंगे ना, तो अगर आपको कभी कैंसर की प्रॉब्लम होगी तो आपको कीमोथेरेपी कराने की जरूरत भी नहीं होगी। तो मैंने कहा पर आप तो ने तो फिर भी कराई, आपको तो फिर भी कैंसर भी हुआ, आप तो पता नहीं कब से पीती आ रही थी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपके सामने है ना, खुदा के लिए उस पर मत अमल क्या करें, सुनी सुनाई बातों पर अमल ना क्या करें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आगा साहब किचन काउंटर में मौजूद है। आगा साहब, क्या चीज़ हम बना रहे हैं?